नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर है उनमें पहली बड़ी खबर है राष्ट्र निर्माण के शिल्पियों को पद्म सम्मान। आज राष्ट्रपति ने देश के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले 66 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। किन विभूतियों को मिले पद्म सम्मान, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है डिजिटल भारत की पहचान, किसानों को सही दाम। किसानों की उपज की खरीद करने वाली संस्था नेपेड के लिए आज एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था लागू करने को मदद मिलेगी। कैसे होगा किसानों को इसका फायदा, इस खबर पे होगी हमारी विस्तार से नजर। आज की तीसरी बड़ी खबर है ऊर्जा सुरक्षा हुई और मजबूत। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बाद कई भारतीय जहाज हुर्मुज से होकर भारत पहुंचे हैं। क्या है पूरा डिटेल, इस खबर पे भी हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म अलंकरण समारोह में 66 लोगों को किया सम्मानित। 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री प्रदान किए गए। क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता आर माधवन को पद्मश्री सम्मान, जबकि अलका याग्निक को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड का ऑक्शन पोर्टल किया लॉन्च। कहा 74 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शी होगी मजबूत। होर्मुज में सीज फायर के बाद मजबूत हुई भारत की ऊर्जा सुरक्षा। 3 भारतीय जहाज 2 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ हुए रवाना। कतर में गैस फैसिलिटी में हुए धमाके में 12 भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने जताया शोक। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रीर के बीच हुई अहम वार्ता। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हुई चर्चा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने 5 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अप्रैल में $660 करोड़ का विदेशी निवेश। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्म पुरस्कार एक ऐसा सम्मान जो असाधारण प्रतिभा, सेवा और समर्पण को राष्ट्र को नमन है। राष्ट्रपति भवन में आज इसी गौरवपूर्ण परंपरा का भव्य आयोजन देखने को मिला, जहां कला, समाज सेवा, चिकित्सा, खेल, लोक सेवा और अनेकों क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इस साल के लिए दूसरी बार आयोजित हुए अलंकरण समारोह में कुल 66 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री लोग शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप गरिमा, गौरव और सम्मान के अद्भुत वातावरण का साक्षी बना, जहां भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों का भव्य समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 66 हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों श्रेणियों में दिए जाने वाले ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित किए गए जिन्होंने अपने कर्म, प्रतिभा और समर्पण से समाज और राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 2 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया तो 7 पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए। इसके अतिरिक्त 57 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के.टी. तोमस को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज शामिल रहे, तो जाने माने समाज सेवी डॉक्टर SKM मलयानंदन को भी राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मलयालम फिल्म कलाकार मम्मूटी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया, तो साथ ही समाज कार्य के लिए वेल्लापल्ली नटेशन को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी को पद्म भूषण से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वालों में जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी शामिल रहीं। राष्ट्रपति ने पद्म अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाले कुल 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इस फहरिस्त में जाने माने फिल्म कलाकार R माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, पंजाब के संत निरंजन दास, तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने वाले शशि शेखर वेम्पति, IIT मद्रास के निदेशक और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रोफेसर V कामकोटी, लोक सेवा में असाधारण योगदान देने वाले RVS मणि जैसी हस्तियां शामिल रहीं। पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाली महाविभूतियों ने पुरस्कार के लिए उन्हें चुने जाने पर खुशी जाहिर की। देखिए जी, जब ऐसा सम्मान मिलेगा, जो सम्मान राष्ट्रपति महोदय देंगे और उस सम्मान के आशीर्वाद के साथ स्वयं साक्षी होंगे विश्व गुरु और सम्मिलित होंगे सारे जितने भी हम राष्ट्र निर्माण में लगे हैं स्रोत, उनके साथी सम्मिलित हों तो गौरवान्वित होना थोड़ा स्वाभाविक है। मतलब मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी पद्मश्री जैसे अवार्ड से जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्र का, उसके लिए चुना जाएगा। तो मैं उन लोग की तो बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जीवन में इस क्षण को जीने का, प्राप्त करने का अवसर मिला। डेफिनेटली मैं प्रधानमंत्री सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में भी इतना ध्यान दे रहे हैं और हॉकी को डेफिनेटली हमेशा उन्होंने बहुत प्यार दिया है। भारत सरकार ने हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इतना काबिल नहीं कि मैं इस सम्मान को संभाल पाता, लेकिन सम्मान तो सम्मान है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश और समाज के बदलाव की इबारत लिखने वाले गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के सिलसिले की शुरुआत होने के बाद से इन्हें पीपल्स पद्मा भी कहा जाने लगा है। पद्म पुरस्कारों के लिए अब आम लोग भी खुद को या किसी नागरिक के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय का संबंधित विभाग नामों की संस्तुति राष्ट्रपति को करता है। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस वर्ष के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 2 चरणों में पद्म अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्री भगवान दास तो अपनी सहज अदायगी, दमदार अभिनय और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता R माधवन को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इस विशेष उपलब्धि के बाद R माधवन आज डीडी न्यूज़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पद्मश्री सम्मान मिलने की अनुभूति, अपनी अब तक की अभिनय यात्रा और यादगार किरदारों और अभिनय की महत्वाकांक्षाओं पर खुलकर बात की। उनसे बात की हमारी सहयोगी संवाददाता जया सिन्हा ने। सच कह रहा है दीवाना, इस गीत ने पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज
इस गाने के पीछे का किरदार पद्मश्री, एक बेहद मशहूर अभिनेता, कलाकार बन चुके हैं। सबसे पहले सबसे भावुक बधाई किसने दी जब पद्मश्री का फोन आया? आई थिंक हमेशा माँ का ही आशीर्वाद कह रही थी कि आज मुझे मतलब आज मैं भगवान को क्या धन्यवाद दूं और किसके लिए दूं वो समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुमने आज तक हासिल किया है वो तो ठीक है, पर ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है। एंड शी फेल्ट सो ग्रेटफुल, आई कैन नेवर फॉरगेट। उसके उनकी आवाज़ में जो प्यार, मोहब्बत और गर्व था वो बहुत ही खास था मेरे लिए। जब इस तरह के मौके आते हैं, सम्मान तो आपको कई बार मिले हैं, लेकिन जब पद्मश्री जैसे सम्मान मिलता है तो ऐसे में क्या याद आता है? सारे किरदार की पूरी फहरिस्त याद आती है या कोई ऐसा किरदार? नहीं किरदार नहीं याद आता, यू नो। आपको लगता है कि फील वेरी ग्रेटफुल एंड यू फील अगेन वेरी ड्यूटीफुल। आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी भी है। दैट वाज द मोस्ट ओवरवेलमिंग फीलिंग। आई डोंट थिंक आई लुक्ड बैक अपॉन माय वर्क व्हेन दैट फर्स्ट हैपेंड। पहला शॉट याद है? मेरे फिल्म की हाँ, या फिर टेलीविजन सीरीज कुछ भी, सी हॉक के जमाने के हैं। हाँ नहीं, वो तो बनेगी अपनी बात की। पहला शॉट मुझे याद है कि मैं बस में था और हीरोइन आती है और मुझ पे उल्टी करती है। वो मेरा पहला शॉट था। अच्छा, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा किरदार है? शैतान का वनराज या धुरंधर के सान्याल साहब? कौन ज्यादा खतरनाक है? विदाउट डाउट सान्याल साहब। सान्याल साहब ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये जो पीढ़ी है, जो भी मौजूदा पीढ़ी है, वो शैतान देख रही है, वो सान्याल साहब को देख रही है। हमने देखा है माधव शास्त्री को। किस तरह से आप आज की पीढ़ी के साथ भी जुड़े हुए? क्या है वो मैडी मैजिक? 2 लाइन में। आई थिंक किरदारों में सही तरीके से जान फूंक देना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल की पीढ़ी के लिए। और आई थिंक यंगर जनरेशन जो है वो बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही शो ऑफ नहीं करती और उन्हें जेन्युइन चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक जैसे मेरे किरदार हैं, दे आर एबल टू रिलेट टू दैट। आज भी जब गाना बजता है रहना तेरे दिल में, तो आपके मन में आता है कि अरे यार, ये फिर मैडी का दौर शुरू हो गया? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। कभी इस चीज़ से मैं मुकर नहीं सकता कि और उन्हें जेन्युइन चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक जैसे मेरे किरदार हैं, दे आर एबल टू रिलेट टू दैट। आज भी जब गाना बजता है रहना तेरे दिल में, तो आपके मन में आता है कि अरे यार, ये फिर मैडी का दौर शुरू हो गया? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। कभी इस चीज़ से मैं मुकर नहीं सकता कि यही सब ने मुझे बनाया है, एंड सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर ऐसी क्या खास बात है कि एक कल्ट मूवी बन गई और आज भी मतलब आप इससे उभर नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने एक के बाद एक कैरेक्टर आ गए? आई थिंक इट वाज वेरी रियल। एक ज़माने में जो कुछ वाकई में उस समाज में उस वक्त हुआ करता था वो हमने दिखाया और अच्छे लोगों को दिखाया। हालांकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आज के ज़माने में नया और नॉन एक्सेप्टेबल हो, पर सभी लोग अच्छे इंसान थे उस कहानी में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स पॉपुलर इवन टुडे। एक से बढ़कर एक शानदार मेमोरेबल किरदार आपने किए। अभी भी कोई ऐसा किरदार जो ख्वाहिश हो मेरे मन में कि मुझे करना है? अरे बहुत सारे हमारे एपिक कैरेक्टर्स हैं जो मैं करना चाहूँगा। अगर मौका मिले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, दैट इज ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो ऐसे किरदार। तो आर माधवन, जिन्हें कला के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से आज सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, तमाम विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित किए गए तमाम लोगों को एक तरीके से जो आज सम्मान दिया गया है, उनके योगदान को एक प्रकार से सम्मान देने के समान है। किस तरीके से जो पद्म सम्मान है पीपुल्स पद्मा की श्रेणी में आकर एक नए प्रकार की परिपाटी को लिख रहे हैं, इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सेवा समर्पण साधना को पद्म पुरस्कार। क्योंकि तमाम जो लोग एक साधक के तरीके से काम करते हैं, सेवा समर्पण से काम करते हैं, उनके योगदान को पद्म सम्मान के माध्यम से सरकार ने सराहा है। इस खबर पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, क्योंकि पीपुल्स पद्म सेवा समर्पण को पद्म सम्मान, मतलब जो एक निष्ठा हुआ करती थी, संकल्प लेते थे, सिद्धि तक पहुंचते थे, वो एक दौर अलग था जब पद्म पुरस्कार पहले कुछ दशक पहले होते थे, लेकिन अब पीपुल्स पद्मा एक नई परिभाषा को गढ़ दिया गया है। बिल्कुल सही किया है, गढ़ ही नहीं दिया गया। अगर आप देखें तो थोड़ा समय के पीछे चले जाइए तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे लोग पुरस्कार पाते थे, किस किस तरह से नाम आते थे और लॉबिंग होती थी। अब जिनको पद्म पुरस्कार ये मिल रहा है, ऐसे अनाम लोग हैं जिनको ढूंढ ढूंढ करके, और जिन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं हो कि हमको इस लायक समझा जाए, तो वो पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। और मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी बात है। नंगे पैर चलने वाला कोई व्यक्ति जो समर्पित है, जो मीडिया में से दूर है, जिसको लोग नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके लाना
और उनको सम्मान देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए मैं एक चीज शुरू से एक बात को कह रहा था कि 2014 के बाद के परिवर्तन को सिर्फ आप सत्ता परिवर्तन मत समझिए जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टोटल जमीनी सच्चाई से जुड़े हुए लोग, जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं सेवक हूँ, शासक नहीं हूँ, तो ईमानदारी की बात यह है कि वो नीचे से जमीन से परिवर्तन शुरू हुआ चुपचाप। ये बहुत बड़ा चेंज था जिसको आप कहिए कि सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। उसमें कोई सिर्फ यही नहीं पॉलिटिकल चल तू चल मैं आया, फिर अगली बार मैं आ जाऊंगा, सिस्टम वही रहेगा। तो वो चीज है पद्म पुरस्कारों में, आप देख लीजिए आज से नहीं, कोई एक दूर कोई एक महिला सबके घरों में काम करके और वो निःशुल्क शौचालय बनवा रही है गांव में जी। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ करके पद्म पुरस्कार दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये उसी कड़ी में है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें वीआईपी कल्चर और शोर सिफारिश से खत्म होकर के रियली जिसको कहते हैं गो टू अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करो और ये पुरस्कार उसकी एक पहचान बन रहा है। जी, आपने जिस बात से अंत किया वहीं से शुरुआत करते हैं अशोक जी, क्योंकि वीआईपी कल्चर को खत्म करके ज़मीनी सच्चाई को स्वीकारना और ऐसे तमाम ज़मीनी गुमनाम नायकों के उनके योगदान को सम्मान देना, इस बदलाव ने क्या एक नई प्रकार की परंपरा परिपाटी को जन्म दे दिया है जिसने आम जनमानस में एक तरीके से उत्साह क्रिएट किया है, एक तरीके से उस प्रकार में एक उत्साह भर दिया है। उत्साह ही नहीं, केवल विश्वास भी व्यक्त किया गया। अब लोगों को विश्वास हो चला है कि ये जो पद्मा पुरस्कार हैं, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, ये सिफारिश से, बल्कि मैं कहूँगा कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी समय से इन पुरस्कारों का व्यापारीकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया था और ये बातें खुलकर बाहर आती थी। खासतौर से हम पत्रकार लोग को सुनने में मिलती थी कि इस तरह के जो पुरस्कार हैं वो शायद बिकना भी शुरू हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को समाप्त करके जो अभी नया सिलसिला शुरू हुआ, जैसे अभी रामकृपाल जी भी कह रहे थे, तो उसमें स्वयं से दूर दराज के लोगों को चुनकर और ढूंढ कर निकाल कर पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं जो कभी शायद इस काम के लिए ध्यान भी नहीं देते थे। तो ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जिसको गुदड़ी के लाल कहते हैं, उनको ढूंढ कर निकाल कर जब उनको पुरस्कार दिया जाता है तो वो इससे सम्मानित नहीं होते, उससे मैं समझता हूँ ये पुरस्कार सम्मानित होता है, गौरवान्वित पुरस्कार होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है कि जिनको सचमुच में किसी पुरस्कार की या इस प्रकार के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन इसी के चलते मेरा कहना है कि अब जो एक परंपरा चली है इसमें पुरस्कार जो है वो पुरस्कृत हो रहा है, सम्मानित तो लोग हो ही रहे हैं और लोगों का विश्वास इसमें जाग गया कि हाँ, अब ये वो बात नहीं रही कि किसी का सिफारिश लगाएं या और किसी, हम देखिए कि बहुत लंबी फहरिस्त हुआ करती थी जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग होते थे और वो उनको खूब सम्मानित किया जाता था। तो ये जो अभी इस बार 131 लोगों को दिया गया, उनमें 19 महिलाएं हैं और 16 व्यक्ति जो है वो मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं। तो ये जो समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों को चुनकर और चयन करके उनका पुरस्कृत किया जाना है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए गौरव की बात है और ये नई परंपरा है जिसका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात आपने कही कि पुरस्कार भी अपने आप को सम्मानित महसूस करे, ऐसे लोगों के हाथ में जाकर अगर अलंकरण पहुंचता है तो वो एक गौरवान्वित महसूस करने वाली परिपाटी अपने आप में देश हित में दिखाई पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रामकृपाल जी, क्योंकि जब आज हम इस कार्यक्रम को देखते हैं तो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हमारे समाज के नायक के लिए जिस प्रकार से तालियां बजती हैं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से जो पारंपरिक एक तरीके से जो नक्काशी की शैली है उसको सजो के रखने वाले के लिए भरपूर तालियां बजती हैं, लेह लद्दाख की पारंपरिक चिकित्सा को बचा के रखने के लिए, उसको प्रसार करने के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, तो वो गुमनाम नायकों को अगर खोज के इस प्रकार से सर्वोच्च सम्मान दिए जा रहे हैं तो इससे समाज में भी एक बड़ा बदलाव आता है। ये समाज में बदलाव महसूस किया जा रहा है, इसको प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। अब आप यूं समझिए, क्या कभी जब 2014 से पहले मैं कहूंगा
कि सत्ता प्रतिष्ठानों से शुरुआत होती थी और बड़ी मुश्किल से वो नीचे जमीन तक जाती थी। अब क्या हो रहा है कि मैंने जैसा कहा ना, गांधी जी कहते थे उस अंतिम व्यक्ति, वो अंतिम व्यक्ति पैमाना है, वहां से ढूंढना शुरू किया जा रहा है। जिसे सपने में कभी हमने कभी देखा था कि बिना चप्पल के नंगे पांव रहने वाला या रहने वाली को जब पद्मश्री मिलता है, उसने कभी जब सपने में नहीं सोचा होगा कि ये चीज हम तक आएगी। ये तभी शुरू होता है जिसको मैंने कहा कि जब ये आदमी ठान ले बिना किसी स्लोगन के कि हम शुरुआत करेंगे अंतिम व्यक्ति से, वहां से ढूंढना शुरू करेंगे ताकि कोई छूट न जाए। तो ऊपर से ढूंढने का कल्चर खत्म हो गया, नीचे से ढूंढने का शुरू हुआ। और सिर्फ ये पद्म पुरस्कारों में नहीं, देखिए पहले क्या होता था, सत्ता में बैठे लोग कहते थे आखिरी गांव मणा। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि ये तो पहला गांव है। कंसेप्ट का फर्क देखिए जी, इसमें कहीं सत्ता और पॉलिटिक्स नजर नहीं आती, सोच का है कि ये हमारा अंतिम गांव नहीं है, ये प्रथम है। तो मैं केवल यही कह रहा हूं कि जब आप उस लिहाज से सोचेंगे कि जिसको अंतिम मान लिया गया, जिसको बिल्कुल सरहद पार यानी केंद्र से बहुत दूर मान लिया गया जी, वहां से हमारा अंतिम गांव नहीं है, ये प्रथम है। तो उल्टा मोदी जी शुरू करते हैं कि नहीं, वो अंतिम व्यक्ति चलो जहां तक वो नहीं पहुंच रहा वहां से शुरुआत करो। और मैं यही कहता हूं कि ये कंटिन्यूएशन है। आज की तारीख में सिर्फ ये शुरू करते हैं कि नहीं, वो अंतिम व्यक्ति वो चलो जहां तक वो नहीं पहुंच रहा वहां से शुरुआत करो। और मैं यही कहता, और राजनीतिक आप देखिए वो सब मिला जुला है, ये इसमें अंतरावलंबन है। एक तरह से जो सोच है जी, वो बिल्कुल राजनीतिक आप देखिए वो सब मिला जुला है, ये इसमें अंतरावलंबन है। एक तरह से जो सोच है जी, वो बिल्कुल उल्टी का केंद्र जो है वो सत्ता शासन से चलता है और फिर उसके बाद वो नीचे तक केवल स्लोगन में था, उस अंतिम व्यक्ति तक बिल्कुल उसको चेंज किया, कल्चरल आइडेंटिटी चेंज हुई। आज हमारे में ये होता है कि जिनको कभी भी इस चीज का एहसास नहीं था, एक दबी हुई मानसिकता में जीते थे, अरे भैया हम कहाँ, वो राजा हैं हम प्रजा हैं। ये जो प्रजा वाला भाव था, ये लोक है। ये मोदी जी ने बताया कि प्रजा नहीं है, लोकतंत्र है ये। बिल्कुल, और शायद इसीलिए नीचे से व्यवस्था परिवर्तन की जो आवाज उठती है वो नीतियों में दिखाई भी पड़ती है। अशोक जी, क्योंकि हम इन पद्म पुरस्कारों में एक चीज इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक तरफ हटाकर उसके बाद अगर समाज के प्रति योगदान है तो वो उदाहरण भी हमको पद्म पुरस्कारों में दिखाई पड़ते हैं। शिबू सोरेन जी के योगदान को लेकर जिस प्रकार की आज एक तस्वीर दिखाई पड़ी है, हमने इससे पहले भी बीते कुछ वर्षों में देखा है। आपको लगता है कि पद्म पुरस्कारों का जो स्तर है वो भी इन सब चीजों से कम एक बढ़ा हुआ नजर आता है जब आप राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठ के इस प्रकार के अलंकरण देखते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग, समाज के जितने भी वर्ग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व झलकता है। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो जाए। तो जैसे अभी आपने भी शुरू में कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी सम्मानित किया गया, दक्षिण के भी हैं, तो हर क्षेत्र के, इसी तरह से हर समाज के हर वर्ग के भी हैं, उसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी सम्मानित किया जाता है। और उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि वो राजनीतिक क्षेत्र का जो एक व्यक्तित्व है जिसने सेवा, समर्पण और साधना को एक रास्ता मानते हुए राजनीति की है, फिर वो किस राजनीतिक दल का है। तो ये भी एक परंपरा चली आ रही है। और उसी कड़ी में जैसे आपने कहा कि शिबू सोरेन को मरणोपरांत दिया गया, चाहे उनकी राजनीति कैसी थी, लेकिन क्योंकि वो जिस वर्ग से आते थे, जिस प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते थे, वहां पर उनका बहुत सम्मान था, तो इसीलिए उनको भी सम्मानित किया गया। और हम देखें कि पिछले कई वर्षों में भी विपक्ष के नेताओं को भी सम्मानित किया गया। अगर हम लिस्ट देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार शिबू सोरेन को सम्मानित करना मरणोपरांत, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि राजनीतिक भेदभाव नहीं है। और सरकार का ये जो
अवार्ड है ये राजनीति से ऊपर उठकर है, और ये बात स्पष्ट होती है। इसलिए हमने देखा कि कभी पद्मा जो पुरस्कार है उनकी आलोचना नहीं होती राजनीतिक स्तर पर कि भेदभाव दिखाया एक सरकार ने, तो हम देखें कभी भी, बल्कि इसकी सराहना ही होती है जबकि विपक्ष के नेताओं को पद्म भूषण भी मिलता है, पद्म विभूषण भी मिलते हैं, तो वो लोगों में और विश्वास बिल्कुल वो हो जाता है कि सचमुच में सरकार एक तरह से राजनीति से उठकर ही इस तरह के सम्मान देती है। इसलिए मैंने जैसे कहा कि ये जो सम्मान है, इनका सम्मान बढ़ा है पिछले सालों में, और क्योंकि ऐसे विशिष्ट लोगों को इससे सम्मानित किया गया है जिसका एक संदेश पूरे देश में जाता है। और इसमें मैंने देखा कि कई हमने जो हमारे NRIs हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है, जो भारतवंशी बाहर हैं, जिन्होंने विदेशों में रहकर भारत का सम्मान बढ़ाया, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ये जो एक परंपरा है जो 1954 से शुरू हुई थी, वो उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ती हुई एक तरीके से दिखाई पड़े। एक छोटा सा जवाब रामगोपाल जी, क्योंकि जिन गुमनाम नायकों को पद्म अलंकरण दिया जाता है और जिस प्रकार की विधाओं संस्कृतियों को, हमारी विरासत को सहेजने का वो जो काम कर रहे हैं, उसको भी अपने आप में जब चर्चा मिलती है तो उसको सहेजने में जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी एक मददगार साबित होता है इस प्रकार के अलंकरण समारोह के बाद। निश्चित तौर पर देखिए भाई, जैसा कि शोभ भाई कह रहे थे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नीयत आपकी क्या है? नीयत आपकी ये अगर है, कोई स्लोगन नहीं, जैसे कम्युनिस्ट और यहाँ कांग्रेसी ये कॉपीराइट समझते थे और समाजवाद, इवन विपक्षी पार्टियां भी बिना समाजवाद शब्द के चल नहीं पाती थी जी। लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे, 2014 से शुरू हुआ वो जो कि जिसको चीन में माओ से तुम भी कहते थे, गो टू द पीपुल, लिव अमंग देम, लर्न फ्रॉम देम एंड बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव जी। यानी निर्माण वहां से करो, जो कुछ उनके पास है उनको समझो। तो ये जो होता है ना विकेंद्रीकरण, जिसको सही मामलों में बिना कोई स्लोगन दिए हुए सचमुच में, चाहे वो बैंक खाता हो, एम्पावरमेंट हो, महिलाओं के नाम संपत्ति कहाँ होती थी? आज जितना है 75% आप समझिए कि जो घर बने हैं दुर्बल आय वर्ग के, वो महिलाओं के नाम है जी। ये सब साइलेंट रिवॉल्यूशन है, बिना किसी नाम के खामोश क्रांति और उस बदलाव का जी एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड के नए ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। नेफेड का नए ऑक्शन पोर्टल से अब कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को
पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिसका लाभ देश के लाखों किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि उन्हें तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। कृषि उत्पादों के बाजार में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों का राज खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक और डिजिटल वॉर किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड के नए ई ऑक्शन पोर्टल nefex.in को देश को समर्पित किया। इस पोर्टल का सीधा मकसद कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही किसानों के बच्चों के लिए सक्षम योजना भी शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसान और खरीदार के बीच से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और इसके लिए देश के हर किसान को इस पोर्टल से जोड़ने की जरूरत है। नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेफेड ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। नेफेड ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। मात्र 48 घंटे के अंदर उनकी फसल का पैसा अब किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए। सहकारिता मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब नेफेड में व्यापारियों के माध्यम से दाल का एक भी दाना नहीं खरीदा जाएगा। नेफेड सीधा देश के अन्नदाताओं से ही दलहन खरीदेगा। लक्ष्य तय किया गया है कि अगले 2 साल के भीतर देश का सारा दलहन सिर्फ और सिर्फ सीधे किसानों से खरीदा जाएगा ताकि मुनाफा किसी तीसरे की जेब में ना जाए। लेकिन इसके लिए देश के हर किसान को इस पोर्टल से जोड़ने की जरूरत है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्राथमिकता किसानों को तकनीक से जोड़कर सशक्त बनाना है ताकि देश के अन्नदाता को उसकी मेहनत का सही दाम मिल सके। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से किस तरीके से किसानों और सरकार के बीच की जो तमाम लंबी चेन थी उसको खत्म करके पारदर्शी व्यवस्था लाने का काम किया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम और सही समय पर मिल सके। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी बलिदान दिवस की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के योगदान को लेकर किस तरह से आज देश उनको याद कर रहा है, इस खबर पर होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया।
आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धासुमन दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर पूरे देश ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में उन्हें राष्ट्र और समाज की सेवा में आजीवन समर्पित महान विभूति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा कि निस्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज की सेवा में आजीवन समर्पित रहे देश की महान विभूति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके प्रखर विचार और आदर्श देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानुषा परिणे नाकम निहित गुहायाम विभ्राजते यद्यत्यो विशंति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें देश की एकता और अखंडता का प्रखर उपासक बताया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में जिस जनसंघ की स्थापना की थी, उसी विचारधारा और संकल्प के साथ आज करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में जुटे हैं। प्रखर राष्ट्रवादी, एक महान चिंतक और हम कह सकते हैं इस देश के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा, जिस चीज के लिए बलिदान दिया, कहीं ना कहीं वो बलिदान आज हम सब के सामने उसकी सार्थकता दिख रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में जाने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाजरा क्रॉसिंग पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी उनके योगदान को याद किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका योगदान अवदान सबको पता है। एक राष्ट्रवादी और पश्चिम बंगाल का उन्होंने ही सृष्टि किया है। आज कश्मीर देश का हिस्सा है, ये भी उनका अवदान है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था पश्चिम बंगाल को लेकर, वो बंगाली हिंदू के लिए जो होमलैंड बनाया, हम लोग को पाकिस्तान जाना से उन्होंने बचाया, ये सरकार उनका मार्गदर्शन में चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून 1953 को श्रीनगर की जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ था। उन्हें बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका प्रसिद्ध नारा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, आज भी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में याद किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने और उनके पैतृक घर को स्मारक और पुस्तकालय के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो योगदान था उसको देश आज याद कर रहा है और उनकी दूरदर्शिता को भी एक प्रकार से समझा जा सकता है कि आखिर उन्होंने भविष्य के भारत को गढ़ने में एक बड़ा अहम रोल अदा किया था और एक जो रास्ता दिखाया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर होगी ब्रिक्स में NSA के जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें क्या कुछ मंथन से निकल के आया, इस खबर को बताएंगे विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल, आतंकवाद के बढ़ते खतरे और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के बीच नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने साझा सुरक्षा, आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक स्थिरता से जुड़े तमाम मुद्दों पर मंथन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया है कि बदलते परिदृश्य में ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं बल्कि विकासशील देशों की आवाज और साझा चुनौतियों के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। देश की राजधानी दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कई मायनों में बेहद अहम रही। इस बैठक में चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित कुल 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए साझा प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। BRICS is a very special coalition of countries who believe in peace, progress, growth and cooperation. And I'm happy to see that it is gaining strength day by day. And friends, it is no ordinary grouping. It is the home of 4.1 billion people. That constitutes nearly 49% or half of the global population. इस मौके पर NSA अजीत डोभाल ने कहा कि हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। इस मौके पर ये खतरे न केवल बढ़ रहे हैं बल्कि इन्हें हल करने या कम करने के लिए उपलब्ध उपकरण और संस्थागत तंत्र भी तेजी से अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। Not only that the threats are compounding, but the instruments and institutional mechanisms are increasingly finding themselves to be inadequate to resolve or mitigate these conflicts. Multilateralism is on the decline. BRICS was conceived as an informal grouping of emerging economies to a more multipolar world order. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई ब्रिक्स NSA बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्तों में हाल ही में हुए सुधारों की समीक्षा की गई और आगे संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही। चीन के जो विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे
द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये जो उनके बीच बातचीत हुई ये एक तरीके से सकारात्मक बातचीत थी। इस बैठक में आतंकवाद और उसके छिपे खतरों से निपटने के लिए सदस्य देशों के साथ चर्चा हुई। एक तरफ यूक्रेन और रूस का संघर्ष, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच ब्रिक्स देशों के एनएसए की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की आवाजाही और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद भारत के लिए रवाना हुए 11 जहाज़ अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। इन 11 जहाज़ों में से 3 भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर हैं जो लगभग 2,85,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इसके अलावा अन्य जहाज़ों में एक विदेशी ध्वज वाला LPG टैंकर, एक विदेशी क्रूड ऑयल टैंकर और 6 विदेशी बल्क कैरियर शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर लेकर भारत आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 10 भारतीय जहाज अभी भी पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारी नजरें उन पर बनी हुई हैं। We have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 285,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस फैसिलिटी में हुए धमाके में मारे गए 12 भारतीयों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हम शवों की पहचान करने और भारत लाने के लिए स्थानीय नागरिकों के संपर्क में हैं। इससे पहले कतर ने रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस फैसिलिटी में हुए धमाके में विभिन्न देशों के कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 12 भारतीय शामिल हैं, जबकि करीब 66 लोग घायल हुए हैं। रास लाफान परियोजना में 12 भारतीय लोगों की जाने गई और अन्य लोग भी हैं जो इसमें मारे गए हैं, लेकिन जब वहाँ एक विस्फोट हुआ उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उसमें से कुछ उनमें से कौन से किस नागरिकता के हैं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो 66 लोग, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग वहाँ के कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी, ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्थिव शरीर के बारे में जो भी कुछ करना है उस कार्रवाई को आगे ले जाया जाए। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान पर करारा जवाब दिया है, सिरे से उसे दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरीके से पूरी सख्ती के साथ खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले इलाकों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीतियों का नतीजा है, जिनमें व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित रखना और प्रशासनिक दमन शामिल है। The Pakistani Defense Minister. We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. और खबर खेल के मैदान से बात फुटबॉल फीवर की। लियोनेल मेसी का फीफा विश्व कप में कमाल का खेल दिखाने का दौर जारी है। पहले अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई और अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल दाग खुद को विश्व कप में ऑल टाइम लीड गोल स्कोरर के तौर पर उन्होंने सामने ला दिया है। मेसी ने अभी तक इस मौजूदा फुटबॉल के विश्व कप में 5 गोल दाग दिए। किस प्रकार का मेसी का खेल है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेसी मैजिक कंटिन्यू। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी की धूम। अल्जीरिया के बाद अब ऑस्ट्रिया भी उड़ा मेसी तूफान में। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रिया से था, जहां मेसी ने पहले हाफ में फैकुंडो मेडिना से मिले शानदार पास को गोल में बदलकर अर्जेंटीना को न सिर्फ 1-0 से आगे किया, बल्कि जर्मनी के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोलों के सर्वकालिक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। हालांकि मेसी यही नहीं रुके और मैच खत्म होने से चंद मिनट पहले उन्होंने दूसरा गोल कर अर्जेंटीना की 2-0 की जीत पर मोहर लगा दी और विश्व कप में गोल करने की अपनी संख्या को 18 तक पहुंचा दिया। मेसी अब विश्व कप में ऑल टाइम लीड गोल स्कोरर हैं। मेसी ने साल 2026 के इस वर्ल्ड कप में कदम रखने से पहले 5 वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल किए थे। विश्व कप में मेसी के कमाल को देखा जाए तो इस खिलाड़ी ने साल 2006 में अपना पहला गोल किया। वहीं 2014 के विश्व कप में उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जबकि 2022 के विश्व कप में टीम को विश्व चैंपियन बनाया और अब 2026 में 18 गोलों के साथ गोलों के सम्राट के तौर पर खुद को सामने ला दिया है। मेसी की कामयाबी की ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि साल 2016 में कोपा अमेरिका का फाइनल न जीत पाने के बाद मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया था, लेकिन फैंस के भरोसे ने उन्हें वापस फुटबॉल के पिच पर ला दिया और आज 10 साल बाद एक बार फिर अर्जेंटीना इस खिलाड़ी से बैक टू बैक विश्व कप जीतने की उम्मीद लगाए बैठा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।